देखिएगा, force on a moving charge in a magnetic field. Suppose a positive charge q moves with a velocity v vector in a magnetic field b vector, and v vector makes an angle theta with b vector as shown. It is found that the charge q experiences a force f vector such that. तो ये डायग्राम देखिएगा, डायग्राम किस तरीके से बनाया गया है. अगर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज आ जाए मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये डायग्राम आप बनाएंगे, ये ऐसे होगा कि सबसे पहले आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाई गई है. तो वो बनाया कैसे है कि ये जो है ये तो जेड एक्सिस ऊपर लिखा है, और फिर इसमें हमने ये कहा कि मान लीजिए ओरिजिन पर, इस टाइम ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पर, ठीक है. और ये हो गया हमारा इस डायरेक्शन में हो गया वाई एक्सिस. अब ठीक है, तो ये दोनों प्लेन्स बना दिए इस तरीके से कि एक प्लेन ऐसे है और एक प्लेन ऐसे है, मतलब ये दोनों प्लेन्स जो हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ठीक, अब इसमें क्या करा गया है कि ये तो जेड एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, और यहाँ पर ओरिजिन पर हमने चार्ज रख रखा है प्लस क्यू चार्ज. ठीक, अच्छा, और यहाँ पर हमने डायरेक्शन दिखा दिया फोर्स का एफ वेक्टर. अच्छा, और ये वाली हमने डायरेक्शन ले ली एक्स की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस. तो तीनों एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हम जानते ही हैं कि आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ऑर्थोगोनल होती है. तो एक्स, वाई और जेड ये इस तरीके से हमने बना लिया. उसके बाद हमने ये कहा कि हमने ये एज्यूम करा कि ये जो चार्ज है ये एक मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v वेक्टर के साथ चल रहा है, वेलोसिटी v वेक्टर के साथ चल रहा है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ में एंगल, सॉरी, ये वाई एक्सिस के साथ में एंगल बनाता है थीटा, वाई एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके अलाउंग अगर हम कंपोनेंट लेंगे तो वो कॉस वाला कंपोनेंट होगा, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो वो वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारा v साइन थीटा. ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट विल बी v sin थीटा. तो सपोज अ पॉजिटिव चार्ज q moves with velocity v vector in a magnetic field and v vector makes an angle theta with b vector as shown. with b vector क्यों बोल रहे हैं हमने क्या करा, हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में मान लिया. हमने मैग्नेटिक फील्ड को माना कि मैग्नेटिक फील्ड आपका वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है, तो v वेक्टर इस तरफ है, यानी कि चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ अगर थीटा बना रहा है तो ये ऑब्जर्व करा गया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b. तो ये चीज़ ऑब्जर्व करी गई कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये करा गया कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, और तीसरा ऑब्जर्वेशन कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा. तो ये तीन फैक्टर्स आ गए हमारे पास. f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा वो जो चार्ज है उस पर उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगी. पहली चीज़, चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा उस पर फोर्स लगेगी, कम होगा चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगी. और ये v साइन थीटा, यानी कि ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट, ये जितना ज़्यादा होगा फोर्स भी उस पर उतनी ही, मतलब ज़्यादा ही लगेगी. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. इफ़ वी कंबाइन ऑल दीज फैक्टर्स देन f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q v b साइन थीटा. इसको लिख दिया हमने q v b साइन थीटा, कंबाइन कर दिया.
ठीक। अब इसके बाद हम ये कहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर इक्वालिटी साइन लगाते हैं तो कांस्टेंट के आ जाता है, तो के क्यू वी बी साइन थीटा, के क्यू वी बी साइन थीटा। फिर वही कहानी कि भाई क्यू वी बी इन सब की जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स कुछ इस तरीके से ली गई कि ये जो कांस्टेंट के है, ये कांस्टेंट के आपका कितना बन गया, 1 बन गया। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, एफ इज इक्वल टू हो गया क्यू वी बी साइन थीटा, एफ हो गया क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक, चलिए जी। अच्छा, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, ठीक है, दिस फोर्स रिफ्लेक्ट्स द चार्ज पार्टिकल साइडवेज एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। ये चार्ज पार्टिकल को साइड में डिफ्लेक्ट कर देता है। डिफ्लेक्ट किस तरीके से करेगा वो बताते हैं। साइडवेज एंड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स सिंस द डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो हम ये कहेंगे कि जो चार्ज है, चार्ज तो कांस्टेंट है, और v और b, आप ये देखिए कि v किस डायरेक्शन में है, ये v और b, ये v वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो फोर्स वेक्टर, ये जो f है, f वेक्टर अगर मैं निकालूंगा तो f वेक्टर क्या है, इस b वेक्टर पर भी परपेंडिकुलर है और इस b साइन थीटा पर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि f वेक्टर का है z एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना। तो z एक्सिस जो है वो y के भी परपेंडिकुलर होता है और x के भी परपेंडिकुलर होता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर q तो कांस्टेंट है, इसको तो ऐसे ही छोड़ो, v b साइन थीटा को क्या बोला जा सकता है, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास वेक्टोरिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो f वेक्टर इज इक्वल टू q और ब्रैकेट में v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद अब इसके स्पेशल केसेस देखिए। तो केस नंबर 1 है इफ v इज इक्वल टू 0, इफ v इज इक्वल टू 0, if v is equal to 0 तो फोर्स भी 0 हो जाएगा, है ना। तो f is equal to q v b sin थीटा, तो q into 0 into b sin थीटा, तो ये पूरा का पूरा 0 हो गया। तो f is equal to 0, if v is equal to 0 f is equal to 0, एक चीज तो ये हुई। उसके बाद केस नंबर 2, if थीटा is equal to 0 डिग्री, केस 2 है if theta is equal to 0 degree or 180 degree, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, then ज़्यादा बारिश हो रही थी क्या उधर? वहाँ पे थोड़ी सी तो हो रही थी तेज, ऊपर से फोन बुलाया बंद। तो if theta is equal to 0 degree or 180 degree, then इस केस में भी हमारा फोर्स जो है वो 0 ही हो जाएगा। तो F is equal to Q V B sin 0 degree, F is equal to 0, एक चीज तो ये, दूसरा F is equal to Q V B sin 180, अगर sin 180 निकालते हैं तो भी वो 0 ही आएगा। F is equal to 0, दोनों केसेस में फोर्स जो है वो 0। Thus a charged particle moving parallel or anti-parallel to a magnetic field does not experience any force। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल ही चल रहा है, यानी कि उसके साथ एंगल बन ही नहीं रहा है, ये जो है ये एंगल बन ही नहीं रहा है, मतलब थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो उस पर किसी तरीके का कोई फोर्स नहीं लगता है उसको। अगर मूविंग करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, सॉरी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तभी करंट के जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड आती है। हाँ, सर इसीलिए ये भी चार्ज अगर मूव कर रहा है कि करंट है, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो करंट, और सर अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है। करंट मैग्नेटिक यानी फील्ड। कि सर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड है ना। दे कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज एंड एक्सपैंड लेटरली। वो एक्सपैंड लेटरली एक्सपैंड इसीलिए करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सही है। चलिए जी, अब अगला देखिएगा केस नंबर 3। केस नंबर 3 है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो थीटा है ये पूरा 90 डिग्री हो जाए, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन इसकी वो कितनी हो जाए, उन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बन जाए, समझ गए।
भाई जो भी चार्ज है वो चार्ज एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा हो और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा हो, तो फोर्स कितना होगा देखिए। तो केस नंबर 3, केस 3 है कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, if theta is equal to 90 degree then f is equal to QVB sin 90 degree, sin 90 degree कितना होता है, 1 होता है, तो f is equal to QVB, ठीक है। तो f कितना हो गया, QVB के इक्वल हो गया। तो ये है thus a charged particle experiences the maximum force when it moves perpendicular to the magnetic field. Rule for finding the direction of force on a charged particle moving perpendicular to the magnetic field. तो ये वही चीज़ है कि जब हमने ये कहा कि रूल जो है वो रूल क्या है, वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि जो हमें फोर्स मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है किस केस में, जब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल यानी कि ये जो Q है प्लस Q, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वही करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। भाई चार्ज का फ्लो तो करंट कहलाता है, तो अगर करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है ना। यानी कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये जाना तो इधर जा रहा है, लेकिन इस पर फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ z एक्सिस की तरफ जाएगा एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू QVB, वो फोर्स QVB के इक्वल होगी। तो इसमें ये चीज़ है कि हमने इस तरीके से इसको अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच करा। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये जो है सेंट्रल फिंगर, मतलब ये फादर हो गया, ये मदर हो गया और ये चिल्ड्रन हो गया। तो क्या है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा। फादर, मदर, चिल्ड्रन, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, ठीक है। FMC, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फादर, मदर, चिल्ड्रन, इस तरीके से ऐसे होता है, ठीक है। अब देखिएगा इस वाले रूल को तो मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो रूल है ये आपने शायद 10th में भी कर रखा है, ठीक है ना। तो मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को स्किप कर रहा हूँ और अब आ जाते हैं पेज नंबर 24 पर। 24 पर जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज लॉरेंट्ज़ फोर्स। लॉरेंट्ज़ फोर्स लॉरेंट्ज़ फोर्स यहाँ देखिएगा, द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पर टोटल फोर्स कितनी लग रही है ना। और तब वो तब होना चाहिए, वो टोटल फोर्स तब लगे जब वो जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे एरिया में मूव कर रहा हो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता हो, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज़ फोर्स। अ चार्ज गिव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स, एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स। उसको इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगी, हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकाली जाती है, Q इंटू E करके, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को ले लिया हमने FE वेक्टर, FE वेक्टर, ये हो गया QE वेक्टर, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V वेक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इज गिवन बाय। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है वो हमने अभी अभी देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी, ये, तो इसको बोल देंगे FM वेक्टर। FM वेक्टर इज इक्वल टू Q और B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। सो लॉरेंट्ज़ फोर्स F वेक्टर। अब लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या होगा, ये वो टोटल फोर्स है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखा हुआ है तो उसकी टोटल फोर्स निकाल ली जाए। तो दोनों को ऐड कर दो, टोटल फोर्स। तो जो लॉरेंट्ज़ फोर्स है ये क्या हो जाएगी, F वेक्टर इज इक्वल टू FE वेक्टर प्लस FM वेक्टर। तो F वेक्टर इज इक्वल टू QE वेक्टर प्लस Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब क्या करना है, Q कॉमन ले लीजिए, F वेक्टर इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये हो गया, ठीक है जी। तो ये तो हमारा लॉरेंट्ज़ फोर्स हुआ। तो लॉरेंट्ज़ फोर्स क्या है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड टुगेदर क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर जो फोर्स लगती है दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक, अब आगे चलते हैं, इसमें वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। अब आप ये देखिएगा कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रही है तो वो फोर्स कुछ वर्क भी करेगी, है ना। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए, वर्क डन निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका वर्क कैलकुलेट करने का, एक तरीका हमारे पास ये होता है कि भाई हमारे पास फोर्स आ गई और वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए, तो हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो भी वर्क डन आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि द वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ये है कि मैं बड़ी ताकत से मैंने साइकिल चलानी शुरू करी, ठीक है, और थोड़ी देर में मैं थक गया, ठीक है। तो थोड़ी देर में जो हम थक गए तो अब क्या हुआ, अब हमारी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी स्लो हो गई, हम धीरे हो गए, नहीं चला पा रहे हैं इतनी तेज, ठीक है। तो क्या हुआ कि शुरुआत में हम बड़ी तेज काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, तो हम उस एनर्जी के साथ में हमने साइकिल चलाना शुरू करा। तो मान लीजिए 50 जूल से हमने चलाना शुरू करा और धीरे धीरे घटते घटते फिर अब हमने कहा नहीं भाई 20 जूल से ऊपर अब मैं नहीं चला सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी 30 जूल की जो एनर्जी थी 50 से चलाना शुरू करा, अब हम 20 पर चला रहे हैं, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, 30 जूल का। तो इसका मतलब 30 जूल हमने वर्क कर दिया, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम इसलिए बता रहा हूँ कि शायद 11th का याद ना हो, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर, अब मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। वर्क डन बाय अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो देखिएगा, द मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वी वेक्टर। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वी वेक्टर पर परपेंडिकुलरली एक्ट करेगी। क्यों करेगी, आप ये कहेंगे कि अच्छा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, हम ये कहेंगे हाँ बन रहा है। इस वी वेक्टर को आप इस डायरेक्शन में लो, ऐसे लो, ऐसे लो, ऐसे लो, किधर भी लो, ये वी वेक्टर पड़ा कहाँ पर है, इस प्लेन में, ठीक है। और एफ वेक्टर कहाँ पर है, इस प्लेन में, और ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में आप कुछ भी डालिए और इस प्लेन में आप कुछ भी डालिए, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम ये कहेंगे कि जो एफ वेक्टर है, जो फोर्स आपको दे रखा है ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वी वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अच्छा, एफ वेक्टर की वैल्यू हमको मालूम है, मैं निकालता हूँ एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा वो देखिएगा कि एफ वी कॉस 90, हाँ जी, और कॉस 90 कितना होता है, वो 0, क्योंकि पूरा का पूरा 0 हो गया। तो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर हमारे पास 0 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, क्योंकि cos 90 जो है वो 0 होता है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो इसलिए एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर ये हमारे पास कितना हो गया, ये 0 हो गया। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने हिसाब से निकालते हैं। ऑल्सो एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू, अब एफ वेक्टर की वैल्यू डालिए, एफ वेक्टर की वैल्यू क्या है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर और डॉट वी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। और ये जो है इसको बोल दीजिए इज इक्वल टू 0, और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है ना। हमने एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर कैसे करा कि एफ वेक्टर की वैल्यू ले ली क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर और डॉट वी वेक्टर, और एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर 0 आ चुका है, तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। समझ गए? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सही है। चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। एक मिनट,
देखिए अब क्या करा कि अब न्यूटन के सेकंड लॉ की बात करते हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा जी, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम और ए वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, डी वी वेक्टर बाई डी टी, डी वी वेक्टर बाई डी टी फ्रॉम इक्वेशन 2 एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। Therefore ये जो एफ वेक्टर है, इस एफ वेक्टर की जगह ये वैल्यू डालो एम डी वी वेक्टर बाई डी टी डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हो गया। उसके बाद क्या करिए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एल एच एस बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड LHS बाई टू, लेफ्ट हैंड साइड में आप मल्टीप्लाई भी करिए और डिवाइड भी करिए 2 से, ठीक है। तो ये हो गया m बाई टू और फिर 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, उसको ऐसे लिखेंगे ट्वाइस ऑफ डी वी वेक्टर बाई डी टी डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब m बाई टू, ये डी वी वेक्टर बाई डी टी डॉट वी वेक्टर, इसको क्या बोल सकते हैं एक तरह से, इसको ये मान लीजिए 2x लिखा हुआ है 2 और ये पूरा टर्म x, तो 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स, 2x को क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख दूँ, डी वी वेक्टर बाई डी टी डॉट वी वेक्टर प्लस डी वी वेक्टर बाई डी टी डॉट वी वेक्टर, 2x था तो 2x को x प्लस एक्स लिखा जा सकता है, सही है। अच्छा जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट है ये बीच में डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करो, एक ही बात है, उस चीज़ को यूज़ करेंगे अभी m बाई टू एज इट इज, और इसको पलट कर लिख रहा हूँ मैं ऐसे, बी वेक्टर डॉट डी वी वेक्टर बाई डी टी प्लस डी वी वेक्टर बाई डी टी डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैंने क्या करा कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखो या पलट कर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखो, एक ही बात है। मैंने इसको पलट लिया और इसको नहीं पलटा, इसको ऐसे ही रहने दिया, ऐसा मैंने क्यों करा, ये समझ गया ना, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों करा, आपको प्रोडक्ट रूल याद है, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल हो गया। तो प्रोडक्ट फिर किस किस का हो रहा है भाई, पहला फंक्शन क्या है वी वेक्टर, उसको एज इट इज छोड़ दिया, दूसरा फंक्शन भी वी वेक्टर, ये दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करा, ये जो डी वी वेक्टर को डिफरेंशिएट करा और वी वेक्टर को एज इट इज छोड़ा, दोनों ही फंक्शन मेरे पास क्या है, वी वेक्टर और वी वेक्टर ही है, समझ गए। तो हम ये क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m बाई टू और यहाँ लिख देंगे डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इज इक्वल टू 0 बाई प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
बोलिए भाई, क्लियर है कि नहीं? Yes. ठीक है, पक्का बता दो। ऑनलाइन वाले बताएं भाई, दिव्यांशी क्लियर है? प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाया मैंने यहाँ पर। दिव्यांशी, कनक, कात्यायनी, वत्सल बताइए, आरव, ध्रुव, Yes. सभी को क्लियर है? चलूँ आगे? ठीक है जी, देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा, डिफरेंशिएशन का जो रूल होता है, प्रोडक्ट रूल, वो ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ो, सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड को एज इट इज छोड़ो, फर्स्ट का डिफरेंशियल। यहाँ फर्स्ट और सेकंड दोनों वी वेक्टर ही है, क्योंकि एक तरह से देखिए ना भाई, फर्स्ट और सेकंड दोनों फंक्शन वी वेक्टर है। तो पहले वी वेक्टर को एज इट इज छोड़ा, इस वाले का डी वी बाई डी टी कर दिया, प्लस अब इस वाले का डी वी बाई डी टी कर दिया और दूसरे वाले का एज इट इज छोड़ दिया। तो प्रोडक्ट रूल हो गया ना ये, ठीक। तो डी बाई डी टी और वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ जब हम मल्टी डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है? उसके स्क्वायर के बराबर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर आता है? ए स्क्वायर के बराबर आता है, ठीक। तो इसका मतलब वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? बी स्क्वायर के बराबर। देखिएगा तो m/2 क्या है? कांस्टेंट। m/2 मास है, मास कांस्टेंट होता है, और डिवाइड बाई 2 एक नंबर है, वो भी कांस्टेंट है। तो m/2 और मल्टीप्लाइड बाई d बाई dt ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये उठता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है, आप याद करिए कि अगर मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है नंबर 2x स्क्वायर, और कोई कह दे भाई इसको डिफरेंशियल करो जरा x के इसका, डी बाई डी एक्स को 2x स्क्वायर करेंगे तो आप ये कहेंगे हाँ भाई ये तो कांस्टेंट है ना, तो बाहर आ जाएगा। और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करो, तो इसको आप बोलते थे कि 2 तो कांस्टेंट है, तो ये हो गया 2x, 2 × 2x इज 4x, ऐसे करते हैं। तो कांस्टेंट को अंदर ले जाओ या फिर बाहर निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता डिफरेंशिएशन, है ना, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल कभी होता ही नहीं, कांस्टेंट तो एज इट इज रहता है। तो कांस्टेंट को की प्रेजेंस, कांस्टेंट चाहे बाहर रहे चाहे कांस्टेंट अंदर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस m/2 को अंदर ले जाओ, m/2 कांस्टेंट है, m/2 को अंदर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? d बाई डी टी ऑफ m/2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। d बाई डी टी m/2 को हाफ mv स्क्वायर लिख लीजिए इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक बता दो, ठीक है। m/2 v स्क्वायर को मैंने हाफ mv स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं, ठीक। हाफ mv स्क्वायर क्या होता है? ठीक है ना जी। तो इसका मतलब क्या है कि d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी को k बोल देते हैं। याद रखिएगा कि ये जो काइनेटिक एनर्जी ke आपने पढ़ा था 9th क्लास में, फिर उसके बाद जब आप 11th में आए तो 11th में काइनेटिक एनर्जी को k बोल दिया गया। 9th में आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, और 11th में पोटेंशियल एनर्जी को u बोल दिया गया, ठीक है ना। तो k लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो d बाई डी टी ऑफ k इज इक्वल टू 0। आपको बता दो जरा क्या है। यस, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। किसका डिफरेंशियल 0 होता है? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है ना 0, ठीक है। तो हम ये कहेंगे k इज इक्वल टू कांस्टेंट, k इज इक्वल टू कांस्टेंट। k इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? इट इंप्लाइज दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, है ना। काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना होगा? 0, चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तभी तो वो काइनेटिक एनर्जी, तभी तो कांस्टेंट है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, तो हम क्या बोलेंगे? भाई वर्क एनर्जी थ्योरम, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन is equal to change in kinetic energy, work done is equal to change in kinetic energy। तो work done को W बोल दिया और change in kinetic energy है 0, तो work done के मान कितना आ गया? 0 आ गया। तो work done by a magnetic force on a charged particle, तो charged particle पर, charged particle अगर कहाँ पर रखा हुआ है कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
और हम ये कहें कि वो वर्क कितना कर रहा है, तो हम ये कहेंगे वो वर्क करेगा ही नहीं, वर्क डन हमेशा जीरो होगा उसमें। ठीक है, तो वर्क डन, हेंस वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर कुछ वर्क करेगी, हम ये कहेंगे नहीं करेगी, जीरो। क्लियर है? डेरिवेशन पूरा क्लियर है सभी को? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस सर। क्लियर है? चलिए जी, तो आगे चलता हूँ फिर मैं। अब अगला जो है हमारा टॉपिक, दैट इज मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बस 1 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ। अगला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आती है इनकी डायरेक्ट। ये हमने स्कूल में तो नहीं पढ़ाया था। ये नहीं करा है? क्यों नहीं करा है? मैंने स्किप कर दिया, क्या कर दिया? चलिए जी, अगला देखते हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। Motion of a charged particle in a uniform magnetic field. When a charged particle Q moves in a magnetic field B vector with a velocity V vector, then it experiences a force. तो हमने ये देखा कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में चलता है विद वेलोसिटी V vector, तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो फोर्स कितनी है? Motion of a charged particle in a uniform magnetic field. यहाँ से हमें निकालना कि F वेक्टर
इक्वल टू क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ये है। तो इसका मैग्नीट्यूड एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो फॉलोइंग थ्री केसेस आर पॉसिबल, पेज नंबर 26 पर आ जाइए। फॉलोइंग थ्री केसेस आर पॉसिबल। फर्स्ट है when the initial velocity is parallel to the magnetic field। तो जब इनिशियल वेलोसिटी आपकी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, जो वेलोसिटी है v, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगी, यानी कि अच्छा ये जो है जैसे हमने वी वी साइन थीटा लिखा है, तो हमने ये देख लिया ना कि यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है ये किस किस के बीच में बन रहा है, वी और वी के बीच में बन रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, ये वेलोसिटी अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में एंगल नहीं बन रहा है कुछ, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट केस है कि when the initial velocity is parallel to the magnetic field, then theta is equal to 0 डिग्री। थीटा is equal to 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, q v b sin 0, sin 0 is 0, तो f कितना आ गया, फोर्स कितना आ गया, 0, ठीक है। सेकंड देखेंगे हम, the initial velocity is perpendicular to the magnetic field। ठीक, ये सेकंड वाला केस भी हमने देख लिया था, when the initial velocity is perpendicular to the magnetic field, तो थीटा is equal to 90 डिग्री जब है, तो f कितना हो जाएगा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री। तो f की वैल्यू हो जाएगी क्यू वी बी, ये हो गई। उसके बाद अब हम ये कहेंगे when the initial velocity is perpendicular to the magnetic field, f is equal to क्यू वी बी। अब जो अगला डायग्राम है, ये डायग्राम समझने वाला है, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा। देखिएगा, रेडियस r हो गया। when the initial velocity is perpendicular to the magnetic field, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं सर्कल किस चीज़ का बनाया है, ये बताते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कहा the direction of this force is perpendicular to both, ये जो f is equal to क्यू वी बी हमने लिखा है सेकंड वाले केस में, the direction of this force is perpendicular to both v vector and b vector। तो इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो v वेक्टर और b वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, ये कोई बात है। f is equal to क्यू वी बी के इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा, ठीक है ना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगेगा। अब देखिएगा, this force continuously deflects the particles sideways without changing its speed, and the particle will move along the circle perpendicular to the field। Thus the magnetic force provides the centripetal force that r be the radius of the circular path। अब देखिएगा, ऐसा है कि जब भी कभी हम ये कहेंगे कि कोई भी एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है, तो हमने ये कहा कि उसमें क्यू वी बी ये मैक्सिमम फोर्स लग रही है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन किस डायरेक्शन में है, चार्ज का डायरेक्शन जो भी है वही हमारा करंट का डायरेक्शन है, जो चार्ज का डायरेक्शन है वही करंट का डायरेक्शन है। तो चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमने पता है क्या बोला था, जो 10th क्लास में हमने ये पढ़ा था आपका फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, उसमें हमने ये कहा था कि अगर कोई ये चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है यानी कि करंट अगर एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो फोर्स जो है वो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी, फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी। अब मैंने कहा कि नहीं जी, एक चार्ज पार्टिकल की बात करें तो एक चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उस पर फोर्स ऐसे लगेगी। तो ऐसे सोचो ना कि जैसे मैं हूँ और मैं सीधा 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 ऐसे चल रहा हूँ और कोई एक फोर्स मुझे इधर खींच रही है, तो मैं तो सीधा जाना चाह रहा हूँ, उस फोर्स ने मुझे हल्का सा इधर खींचा, मैं हल्का सा इधर मुड़ गया, ठीक है। फिर अगेन मैंने अगला कदम सीधा चलने के लिए उठाया, उस फोर्स ने मुझे फिर हल्का सा इधर खींच लिया, मैं हल्का सा और, तो मैं चलना तो चाह रहा हूँ ऐसे सीधा सीधा, है ना, और हर इंस्टेंट पर मैं चलना चाह रहा हूँ सीधा, मेरी डायरेक्शन ये है,
मेरी डायरेक्शन ये है, लेकिन वो फोर्स मुझे हल्का सा इधर खींच रही है, तो अगले ही इंस्टेंट पर मेरी डायरेक्शन ये हो गई, अगले ही इंस्टेंट पर ऐसे हो गया, मतलब मेरी डायरेक्शन जो है वो बार बार चेंज हो रही है। और अगर इसका मैं लोकस निकालूंगा ना, दैट लोकस विल बी अ सर्कल। समझ गए भाई, हम सीधे सीधे चल रहे हैं और एक फोर्स ने मुझे इधर डिफ्लेक्ट करा तो मैं हल्का सा इधर टिल्ट हो गया, फिर मैं सीधा चलना चाहा, फिर फोर्स ने फिर से डिफ्लेक्ट करा, वो मैग्नेटिक फोर्स वो फिर से डिफ्लेक्ट करा, तो मैं चलना सीधा जा रहा था, लेकिन उस मैग्नेटिक फोर्स मेरे को इधर टिल्ट करती जा रही है। तो अगर पूरा का पूरा मोशन मेरा देखा जाए तो वो मेरे को ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घुमा देगा, ठीक है, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घुमा देगा। उसी चीज़ को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे अभी, रटना नहीं है सिर्फ इसे। देखिएगा इसमें क्या दे रखा है कि यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल ऐसे है, ठीक है, चार्ज है क्यू। अब वो जो चार्ज क्यू है, वो चार्ज क्यू इस इंस्टेंट पर है, और अभी मैंने ये बोला कि अभी हमने कहा कि ये सर्कुलर पाथ नहीं कर रहा, बोला हमने बस ये बोल दिया कि इस इंस्टेंट पर इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, हमने बोला ये होगी कि ऐसे। हमने ये भी देखा कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में और फोर्स में दोनों में कितना एंगल है, 90 डिग्री। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का 90 डिग्री एंगल। अब क्या करा, ऐसे प्रोसेस बना रखे हैं इस डायग्राम में। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रोसेस का मतलब इनटू द वेज डायरेक्शन दे रखी है, और प्रोसेस के साथ में यहीं पर लिखा हुआ है बी वेक्टर। आप देखिएगा इस डायग्राम में साथ में बी वेक्टर लिखा हुआ है। तो इस बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस मैंने बनाए हैं, इन प्रोसेस का मतलब है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ है, इनटू द पेज, अंदर की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और वेलोसिटी ऊपर की तरफ। तो एक चीज अंदर की तरफ जा रही है, एक चीज अंदर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो दोनों में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या करेंगे, तो हमने ये चीज़ तो क्लियर कर दी। अब ये कहेंगे कि भाई एक डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया, एक यहाँ पर हो गया, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर की तरफ, फोर्स अंदर की तरफ। अगले इंस्टेंट पर क्या हुआ कि ये जो था ये सीधा जा रहा था, लेकिन सीधा नहीं जाएगा भाई, थोड़ा सा टिल्ट हो गया। अगले इंस्टेंट पर थोड़ा सा और टिल्ट हुआ, अगले इंस्टेंट पर थोड़ा सा और टिल्ट, अगले इंस्टेंट पर थोड़ा सा और टिल्ट। मतलब उसको वेलोसिटी तो ऐसे नहीं जा रही है, लेकिन वो बार बार टिल्ट होता जाता है। तो जब वो टिल्ट होता जाएगा, हमने 10th क्लास में सिर्फ ये पढ़ा था फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में कि करंट एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, और करंट क्या है, चार्ज का मोशन। चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था कि फोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद अब उसका मोशन कैसा होगा, क्या सीधा रहेगा कि नहीं, सीधा नहीं रहेगा। वो फोर्स उसको लगातार खींचती जा रही है, और उसी की वजह से वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, क्लियर है कि नहीं, समझ गए? चलिए चलिए जी, आगे चलते हैं। तो जब फोर्स लग रही है, वही फिर फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, तो वो कौन सी फोर्स होती है, जो अंदर की तरफ लगती है, सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स लगी है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पत्थर लिया, स्ट्रिंग बांध दिया, उसको ऐसे गोल घुमा रहा हूँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो मैं दे रहा हूँ, मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है इसको, जो इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है, जो इसको इस सर्कल में घुमा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी mv²/r। मैग्नेटिक फोर्स इस पर्टिकुलर केस में सेकंड वाले में वो हमने क्या देखा, qv b। यहाँ से हमने b से b कैंसिल आउट कर दिया, और आप r की वैल्यू निकाल दीजिए, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv इधर, qv नीचे, r की वैल्यू हो जाएगी mv/qv। तो ये क्या हो गया, ये रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ इन विच द चार्ज पार्टिकल विल रोटेट, ये वो आ गया हमारे पास। ठीक है, तो r इज इक्वल टू mv/qv।
अब ये आ गया, फिर हम ये कहेंगे कि नहीं मैं तो ना यहाँ पर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी निकालूंगा। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो देख लीजिए। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब वो एक चक्कर कितने टाइम में काट लेगा, उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो टाइम पीरियड, टाइम कैसे निकलेगा, एक पूरा राउंड लगाने में कितना टाइम लगा, दैट इज फॉर टाइम पीरियड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, पूरा 2πr, ठीक है। तो 2πr डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, v, ठीक है। तो ये इन्होंने वही करा है 2πr अपॉन v। फिर 2π अपॉन v को लिख दिया थोड़ा सा अलग करके और r को अलग लिख दिया, r की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा 2π अपॉन v इंटू r कितना है mv अपॉन qb। v से v कैंसिल आउट तो 2πm अपॉन qb। दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, 2πm अपॉन qb। और आगे क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, माइक्रोन टाइम पीरियड करके। तो इसको बोल दिया एफ सी इज इक्वल टू 1/t। सी जो बोला बताऊंगा अभी। हाँ तो ये हो गया qb अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, qb अपॉन 2πm। सी का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस होती है। जब भी कभी हम बात करेंगे, ये जो फ़ैन चल रहा है ना, या एसी चल रहा है, या हमारे लैपटॉप के अंदर का फ़ैन, कोई भी चीज़ है, या हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर का वाइब्रेटर, तो ये सब किस चीज़ पर चलती हैं, ये सब चलती हैं मोटर की वजह से। किसी की बड़ी मोटर है, किसी की छोटी मोटर है, ठीक है। वो मोबाइल फ़ोन में जो वाइब्रेटर है वो नन्ही सी मोटर है उसकी जरा से। तो आप ये देखिएगा कि मोटर का मतलब कैसे वो घूम रही है, तो घूमने वाला जो इफेक्ट है वो बिना मैग्नेट के नहीं आ सकता, बिना मैग्नेटिक फील्ड के नहीं आ सकता घूमने वाला इफेक्ट। तो यानी कि मोटर का कॉन्सेप्ट यही है। और मोटर से एक डिवाइस बनती है, उसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक्चुअली मतलब फिजिक्स की टर्म है मोटर के लिए, साइक्लोट्रॉन, एनीथिंग विच रोटेट्स। तो इसलिए इसको बोला जाता है एफसी, यानी कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। साइक्लोट्रॉन हमारे सिलेबस में नहीं है। साइक्लोट्रॉन जो टॉपिक है पूरा का पूरा, मतलब उसकी वर्किंग और उसका कंस्ट्रक्शन वो पूरा होता था पहले सिलेबस में, और हट गया, वो नहीं करता। तो इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, बताइए, ठीक है। ये चैप्टर कितना बड़ा है? ये चैप्टर आपका है पेज नंबर 27 पर, शायद कितना 17-18 पेज लग गया बस। हाँ 46 पेज से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। मेरे स्कूल में तो बहुत जल्दी खराब हो रहा है। वो अलग पावर है उनके पास, स्पेशल सुपर नेचुरल पावर है उनके पास, करा देते हैं। मूविंग चार्जेस